हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। पिछले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या बेसिक होता है हमारा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन का, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म होते हैं। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमने दो टर्म पढ़े थे, बहुत ही आसानी से समझते हैं। दो टर्म हमने पढ़े थे, एक तो था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा था हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, सो हमने इन दो टर्म को पढ़ा था, और डिफरेंट टाइप के जो कंसंट्रेशन टर्म है इसमें आते हैं। जैसे हम बात करें तो जैसे हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया है, हमारी नॉर्मेलिटी हो गई, हमारी मोलैरिटी हो गई, वो हमारे किस में आती थी? टेम्परेचर डिपेंडेंट में आती थी। लेकिन जो कि जैसे हमारा मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, वो किस में आती थी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको कैसे करेंगे? अब एक बात ध्यान रखना, ट्रिक में क्या होता है कि जितने भी हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं उसकी जो कंपैरिजन है वो सॉल्यूट हमेशा न्यूमरेटर में होगा और सॉल्यूशन हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ज़्यादातर केस में, हमेशा नहीं होगा ऐसा, ज़्यादातर केस में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, उसमें क्या होता है, सॉल्यूट का जो कंपैरिजन है, एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, सॉल्यूट की जो कंपैरिजन हम किससे करते हैं? सॉल्वेंट के साथ करते हैं। और ये किस में करते हैं? हम करते हैं इसमें मोलैलिटी में करते हैं, ओके। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ देखा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसको क्या करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये सॉल्यूट की क्या यूनिट हो जाएगी? दैट मस्ट बी ml एंड द सॉल्यूशन दैट मस्ट बी ml। तो ये हमारा क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इनटू जब हम इसको 100 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमारा पहला टर्म था। अब हम दूसरे टर्म की ओर चलते हैं। ओके, सो अब हम दूसरी टर्म की ओर चलते हैं। दूसरा टर्म था हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसको हम कैसे ये करेंगे, डिफाइन करेंगे? तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट बी इन ml। एंड इफ यू टॉक अबाउट वेट, ये किस में आ जाएगा? हमारा ग्राम में, और इनटू 100। तो हम इसको बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा टर्म की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे टर्म की ओर। तीसरे टर्म की ओर चलते हैं। जो तीसरा टर्म था हमारा क्या था? वो मोलैरिटी, जिसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M। अब इसको क्या कहेंगे? अब ध्यान से देखो, इसकी जो डेफिनेशन होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, हम इस चीज़ को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको राइट अप कैसे करेंगे? तो m इक्वल टू जो मोल्स हैं उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारा वॉल्यूम है किस चीज़ में? लीटर में, इसको VL से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपने पढ़ा भी होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं, वेट of solute
वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो हमने ये देखा। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर मॉडिफाई कर दो। अब इसको मॉडिफाई हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, वेट ऑफ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, W अपॉन जो मोलर मास है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, m0 इंटू VL। और ये हमारा फाइनली फार्मूला बन जाएगा। और इसको फर्दर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि W इक्वल टू m0 इंटू, यहाँ पे m आप डाल सकते हो, ओके, m इंटू VL। ओके, सो हम इससे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को मॉडिफाई करने का जो मेन एडवांटेज ये होता है कि हमें फ़ायदा होता है कि जैसे अगर आपको ये मोलर मास हमें पता है, ठीक है, वेट भी हमें पता है, ओके, और हमें वॉल्यूम भी पता है, ओके, अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से करके निकाल सकते हैं या ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए। तो ये हमारी थी मोलैरिटी के बारे में। और मोलैरिटी में एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा कर नहीं आता लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, जो चौथी टर्म है वो है स्ट्रेंथ, वो है हमारी स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ क्या होता है, अब इसको देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, अच्छा एक बात और याद रखना, जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में जो मास और वेट सेम होता है, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट डेफिनेटली अलग होता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। मास अगर आता है तो आप वेट को भी कंसीडर कर सकते हो वहाँ पे, अगर वेट आता है तो मास भी कंसीडर होगा। सो डेफिनेशन होगी हमारी, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 1 लीटर वॉल्यूम, पर लीटर इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। अब हम स्ट्रेंथ को कैसे लिख सकते हैं, S इक्वल टू W अपॉन VL। अच्छा एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, जो हमारा परसेंटेज, हम क्या लिखे थे, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का भी कुछ इसी तरीका था ना, W अपॉन V। लेकिन एक डिफरेंस था, यहाँ पे क्या है, जो हमारा वॉल्यूम है लीटर में होगा, लेकिन जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा उसमें जो हमारा वॉल्यूम होगा ml में होगा। तो इस चीज़ को आप कभी कंफ्यूज मत होना, ओके ओके। अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझो इस चीज़ को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। अब देखो क्या हुआ, ये देखो, ओके, और हमने जो मोलैरिटी लिखी थी, मोलैरिटी में हमने क्या लिखा था, M इक्वल टू W अपॉन m0 इंटू VL हमने लिखा था ना ये। अब ये देखो यहाँ पे हमें क्या, स्ट्रेंथ में तो यही मिला ना, ये हमें स्ट्रेंथ में मिल गया। अब हम इसको फॉर्मूले को फर्दर क्या लिख सकते हैं आसानी से, सो S इक्वल टू M इंटू m0। और इस फार्मूले को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि कभी कभी केस में आ जाता है कि आपको क्या होते हैं, ये मोलैरिटी दे देते हैं, मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेते हो, लेकिन स्ट्रेंथ पूछ देते हैं। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से कन्वर्जन किया और किस तरीके से फॉर्मूले को हमने ये मॉडिफाई किया। सो ये था हमारी मोलैरिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जो कि हमारा 5वां नंबर होगा, वो है हमारी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, सो देखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको यहाँ लिखो ना लिखो, ज़्यादा ये नहीं होता इतना, चलो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें डेफिनेशन कहता है ऑफ नॉर्मेलिटी। अब चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, आसानी से इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो n इक्वल टू व्हाट, n इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई क्यू अपॉन वी एल, ई क्यू अपॉन वी एल, ई क्यू अपॉन वी एल। ओके, अब देखो, अब ये ई क्यू क्या है, ये जो इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये इक्विवेलेंट क्या है। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं। तो जो हमारा इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा W अपॉन ई एम। ये W क्या है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ई एम क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है। ओके, अब ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे ई एम क्या है। सो ई एम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एम नॉट अपॉन एन फैक्टर, एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। ये एम नॉट हमारा क्या है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा कि हम एन फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो एन फैक्टर होता है ये डिफरेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये डिफरेंट एसिडिक मीडियम में अलग होगा, बेसिक मीडियम में अलग होगा, न्यूट्रल मीडियम में अलग होगा, मतलब बहुत डिफरेंट कंडीशन होती है, और डिफरेंट कंडीशन पे डिफरेंट इसकी कैलकुलेशन भी होती है। सिंपल सा अभी बस समझो क्या होता है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा हमने, इक्विवेलेंट अपॉन पर लीटर, ओके, वॉल्यूम पर लीटर। और इस इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, W अपॉन ई एम, और जो ई एम होता है वो एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करते चलो। ओके, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इस फार्मूला को फर्दर क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं मॉडिफाई करो, ठीक है। सो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि W इंटू एन फैक्टर, क्योंकि एन फैक्टर अपॉन एम नॉट इंटू वी एल। और ये आया कहाँ से, अब ये आया कहाँ से, ऊपर की ओर। चलो फिर से ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हम यहाँ देख रहे थे इक्विवेलेंट अपॉन पर लीटर था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था क्या था, वो हमारा W, ये आ गया, ओके, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। और ई एम जो है हमारा इक्विवेलेंट मास है, इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला क्या था, वो ये हमारा था एम नॉट अपॉन एन फैक्टर। तो एम नॉट यहाँ है, और एन फैक्टर क्योंकि ये नीचे है डेनोमिनेटर में, तो ये ऊपर में आ जाएगा, ओके। और ये हमारा वॉल्यूम पर लीटर है। तो इस फार्मूला को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं ऑफ नॉर्मेलिटी, ओके। अब याद करो हमने क्या लिखा था, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन एम नॉट इंटू एन फैक्टर, सॉरी वी एल, सॉरी। तो हमने क्या मोलैरिटी को क्या लिखा था, W अपॉन एम नॉट इंटू वी एल, ओके। अब यहाँ देखो हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, W है, एम नॉट है, और वी एल भी है। W है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये देखो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, है ना, ये मिल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे का हम क्या लिख सकते हैं, M मोलैरिटी, और बच गया क्या, इंटू एन फैक्टर, क्या हो गया ये हमारा एन फैक्टर। सो अब इस फॉर्मूले को हमने फर्दर अगर ये कर दिया तो हमारा फाइनली जो बना, जो फाइनली हमारा बनेगा फार्मूला, सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें क्या पता है, हमें पता है कि मोलैरिटी हमारा दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली नॉर्मेलिटी को निकाल सकते हैं, ओके। और हमें नॉर्मेलिटी पता है, ठीक है, और हमें निकालना है क्या, मोलैरिटी निकालनी है, तो एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को भी निकाल सकते हैं,
ओके, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो, बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब ध्यान दो, हमने नॉर्मेलिटी की जगह पे क्या डाला था, जो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्विवेलेंट अपॉन वी एल, इक्विवेलेंट अपॉन वी एल। ओके, ठीक है, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स अपॉन वी एल। ओके, और इनटू एन फैक्टर, है ना। इस फॉर्मूला में ऐसे कर सकते हैं हम, डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, वी एल से वी एल कैंसिल कर दो, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे हमारा एक और फार्मूला बन गया, हमारे पास यहाँ पे एक और फार्मूला बन गया। अगर हमें इक्विवेलेंट निकालना है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी टोटल, दिस इज़ ऑल अबाउट था हमारा क्या, नॉर्मेलिटी के बारे में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की ओर जो आता है हमारा फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। अब इसमें मोलैरिटी ही है, ठीक, मोलैरिटी, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे मोल्स आएंगे, यहाँ पे 4 मोल्स आएंगे। यहाँ पे आएगा आपको 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो हमारा डिफरेंस क्या था, जो हमने मोलैरिटी पढ़ा था उसमें क्या था, सिर्फ थे ये 4 नहीं था, सिर्फ था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेलिटी में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे 4 मोल्स आ जाएंगे। ओके, सो अब हम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ देखो, क्योंकि फॉर्मेलिटी को हमने कैपिटल एफ से किया, तो ये जो 4 मोल है उसको एफ एन से कर दो। ओके, और ये हमारा वी एल, ये हमारा हो जाएगा पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है फॉर्मेलिटी का। और ये छोटे छोटे टर्म्स आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि इसकी इंटर कन्वर्जन बहुत आता है और पूछ भी लेते हैं। क्योंकि जब आप टाइट्रेशन करोगे तो टाइट्रेशन में ये ज़रूर आएगा कि हाँ आप ये बताओ कि इसका कैसे कन्वर्जन करना, नॉर्मेलिटी निकालो, मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी निकालो, ठीक है। तो ये हमने 5-6 टर्म देखे हैं जो कि हमारी थी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब हम देखेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, अब इसमें हम पहला देखते हैं। ओके, इसमें हम पहला नंबर में देखते हैं क्या था हमारा, परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, अब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे डिफाइन। सो हम सिंपल से क्या लिखेंगे, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, weight of solute, weight of solute that must be in gram, that must be in gram upon weight of solution, that must be in gram into 100। तो ये हमारा डिफाइन करता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सॉरी दिस इज सम करेक्शन, सॉरी दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी दिस इज सम करेक्शन। आप इसको ध्यान से देख लेना, ये परसेंटेज वेट बाय वेट है। ओके, ये हमारा हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के ये कैटेगरी का पहला टर्म। ओके, दूसरा इसमें टर्म आएगा, इसमें आएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक बीकर, कंसीडर करते हैं एक बीकर जिसमें हमारा सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है। ओके, और इसमें सब्सटेंस ए के कितने मोल्स हैं, में एन ए मान लो, ये एक आर्बिट्री वैल्यू हम ले रहे हैं। ओके, और हमने सब्सटेंस बी के कितने मोल्स डाले, इसमें एन बी डाल दिया। अब कोई पूछ दे हमें टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे,
तो सिंपल इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, है ना, Na प्लस Nb। ओके, ठीक है। सो अब हमें किसी ने पूछ दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए बताओ, ठीक है, सब्सटेंस ए बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, यहाँ से आप इस चीज़ को यहाँ पे उठा के डाल दो, ठीक है। अब हमने इसको डाल दिया, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे किसी ने पूछ लिया सब्सटेंस बी के बता दो, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ओके, हम इसको यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से उठा के हमने डाल दिया। हम इसको डालेंगे इक्वेशन 2। ओके, हम इसको डालेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करोगे, जो कि हमारा XA है प्लस XB है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, जब इसकी एलसीएम लोगे तो ऊपर से ये कट जाएगा, ठीक है, और इसका जो आएगा आपको टोटल निकालने के बाद 1 आएगा। तो हमें इस चीज़ से एक डाटा मिल गया कि कोई भी सॉल्यूशन में सभी मोल फ्रैक्शन के समेशन जो होते हैं हमेशा 1 होता है। ओके, तो किसी ने पूछ दिया कि आप XA का बता दो, तो सिंपल सा है, आप क्या करो, 1 माइनस XB कर दो, ठीक है, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सब्सटेंस निकाल सकते हो। या XB का किसी ने पूछ लिया, तो आप क्या करो, 1 माइनस XA का ये कर दो, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आप इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। ये हमारा दूसरा टर्म था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का, ठीक है। अब हमारा तीसरा टर्म है, जो हमारा लास्ट टर्म होगा, वो है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब ये मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, सो हम देखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ पर केजी वेट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो अब हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, अब ये ध्यान दो, यहाँ पे क्या था, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में छोटा सा डिफरेंस है, मोल्स दोनों में ही होंगे, जो न्यूमरेटर होगा दोनों का सेम होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में डिफरेंस होगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वॉल्यूम पर लीटर था, यहाँ पे वेट पर केजी है। ओके, तो अब इस चीज़ की इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोल्स को हम n से करते हैं रिप्रेजेंट। ओके, और हमारा ये हो जाएगा हमारा वेट पर केजी। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब हम मोल्स को कैसे निकालते थे, है ना, मोल्स को कैसे निकालते थे, वेट अपॉन मोलर मास। ओके, और ये क्या हो गया हमारा W kg, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन कर दिया ऑफ द मोलैरिटी, और ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, ठीक है। तो आप सिंपल से याद रखो कि मॉडिफिकेशन करना आपको आना चाहिए, और सारे टर्म एक दूसरे से इंटर कन्वर्जन है। ये जो जितने भी हमारे टर्म आते हैं, आप अगर हम बात करें, ये हमारी जो मोलैरिटी हो गई, ओके, ये हमारी मोलैरिटी हो गई, है ना, ये हमारी नॉर्मैलिटी हो गई, ये हमारी नॉर्मैलिटी हो गई, एंड देन हमारा क्या हो गया, मोलैलिटी हो गई। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में हमें मॉडिफिकेशन कैसे करना है, और इस मॉडिफिकेशन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर्मूले को निकालोगे, अपने डाटा को कैलकुलेट करोगे, और अपने जो डाटा होंगे उसको आप इंटर कन्वर्जन करने में बहुत हेल्प होती है। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर में हमने कवर किया डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें ये डिस्कस करेंगे, जो होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।